नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ जापान। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल रीजन्स। Due to the existence of hills and mountains and dense population, Japan's farmlands are very small in size। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जापान का ज़्यादातर एरिया में हिल्स और माउंटेन्स है और जो बचा कुचा ज़मीन है वो क्या है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। तो जापान में खेती करने का जो ज़मीन है वो बहुत कम है, इसको याद रखिएगा। द फार्मलैंड्स आर वाइडली स्केटेड एज फ्रेगमेंटेड प्लॉट्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड। तो खेती करने का जो ज़मीन है वह एक ही जगह पे नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। देयरफॉर इंटेंसिव कल्टीवेशन इज साइंटिफिकली प्रैक्टिस्ड एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड्स फ्रॉम दिस लैंड्स। तो जैसे कि हम लोग को पता चला कि एग्रीकल्चर का ज़मीन यानी कि खेती करने का ज़मीन बहुत ही कम है और उसी कम जगहों से क्या करना होगा, जितना हो सके ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, इसलिए जितना हो सके इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। Considering Japan's physiography, various type of agricultural practices are carried out। और जापान का जो फिजियोग्राफिक कंडीशन है, फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। Among these the terrace cultivation, mixed farming, interculture farming and shifting cultivation are significant। तो कहीं कहीं पे पहाड़ी एरिया पे टेरेस कल्टीवेशन होगा, कहीं पे मिक्स्ड फार्मिंग किया जाता है, कहीं पे इंटरकल्चर फार्मिंग और कहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह का ज़मीन है उसी तरह का फार्मिंग प्रोसेस भी किया जाता है। राइस इज़ द मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप ऑफ जापान। जापान में सबसे ज़्यादा राइस उगाया जाता है। राइस इज़ कल्टिवेटेड इन अबाउट 2/3 ऑफ इट्स कल्टिवेटेड लैंड। यानी कि जापान का जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसको अगर हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 3 में से 2 हिस्सों में धान का खेती किया जाता है। On the basis of extension of the farmlands for crop distribution and crop production, certain agricultural regions have been identified। तो धान को उगाने के लिए या फिर बाकी खेती को करने के लिए कुछ अलग एग्रीकल्चरल लैंड आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी कि कुछ ऐसे जगह जहाँ पे परमानेंटली या फिर हमेशा राइस का ही खेती हो, ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट एरियाज बनाए गए हैं। द इफेक्ट ऑफ द लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट एंड सॉइल एट्सेट्रा आर वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड। और खेती करने के लिए लैंडफॉर्म यानी कि ज़मीन का टाइप, क्लाइमेट और सॉइल, ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के आधार पर ही क्या होता है, खेती होता है। कंसिडरिंग दिस द कंट्री में प्राइमरीली बी डिवाइडेड इनटू 2 एग्रीकल्चरल रीजन। तो सभी करेक्टर को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपका लैंडफॉर्म हुआ, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ, सॉइल क्वालिटी हुआ, ये सभी को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चरल लैंड को डिवाइड किया गया है। जैसे कि नंबर 1 में है द ओल्ड जापान रीजन एंड नंबर 2 में है होक्काइडो रीजन। अगेन द ओल्ड जापान रीजन में बी सब डिवाइडेड इनटू इनर जोन, पेरिफेरियल जोन एंड फ्रंटियर जोन। तो आपको ये सब याद रखना होगा कि एग्रीकल्चरल रीजन का डिवीजन है द ओल्ड जापान रीजन एंड नंबर 2 में है द होक्काइडो रीजन। लेकिन ओल्ड जापान रीजन को फिर से डिवाइड किया गया है इनर जोन, पेरिफेरियल जोन एंड फ्रंटियर जोन में। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। तो अभी समझने का कोशिश करते हैं कि इनर जोन, दिस जोन लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ जापान। इनर जोन कहाँ पे स्थित है, सेंट्रल पार्ट ऑफ जापान में। इट्स फार्म लैंड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। और यहाँ पे खेती करने का जमीन बहुत ही कम है। द क्लाइमेट बीइंग फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, 2 to 3 क्रॉप्स आर एनुअली कल्टिवेटेड इन दिस जोन। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ही सुइटेबल है खेती करने के लिए, इसलिए सालाना 2 से लेकर 3 तरह का खेती यहाँ पे किया जाता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन दिस रीजन। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है, सुइटेबल है, तो यहाँ पे डेंसिटी भी क्या है, ज़्यादा है। हेयर वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स उगाए जाते हैं, वो भी कमर्शियल पर्पज़ के लिए, यानी कि बेचने के लिए। कैटल रेयरिंग इज प्रैक्टिस फॉर मीट एंड मिल। यहाँ पे कैटल रेयरिंग भी देखने को मिलेगा, यानी कि एनिमल रेयरिंग, स्पेशली कैटल रेयरिंग किस पर्पज़ के लिए, मीट और मिल्क के लिए। एट द फुटहिल्स ऑफ दिस जोन टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस। और इसका जो फुटहिल्स रीजन है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पे आपको
टेरेस कल्टीवेशन यानी कि स्टेप कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। दिस जोन इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल डिवीजन, और इस जोन को फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है सिटसी किन्गी डिवीजन। इट इज़ ए वेरी स्मॉल एग्रीकल्चरल डिवीजन इंक्लूडिंग इन द सुगोको हिली रीजन। तो सिटसी किन्गी डिवीजन एक बहुत ही छोटा एग्रीकल्चरल एरिया है जो कि सुगोको हिली रीजन में है। इन समर राइस इज कल्टिवेटेड इन नियरली 40% लैंड ऑफ इट्स प्लेन। समर सीजन में यहाँ पे धान का खेती होता है। इसका जितना भी प्लेन्स एरिया उसका 40% एरिया में धान का प्रोडक्शन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ऑल्सो प्रैक्टिस। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह भी उगाए जाते हैं, साथ ही कैटल रेयरिंग भी किया जाता है। फ्रूट्स आर प्लांटेड इन द रिलेटिवली हाईलैंड्स ऑफ द सी। तो यहाँ पे हाईलैंड्स एरिया में फ्रूट्स कल्टिवेटेड किए जाते हैं। इन सर्टन प्लेसेस ऑफ दिस डिवीजन फ्रूट्स स्वीट पोटैटो एटसेट्रा आर प्रोड्यूस थ्रू टेरेस कल्टिवेशन। तो कहीं कहीं पे फ्रूट्स और साथ ही स्वीट पोटैटो टेरेस कल्टिवेशन की मदद से भी उगाया जाता है। अब देखते हैं नंबर बी, नॉर्थ क्योशु डिवीजन। द फार्मिंग ऑफ दिस डिवीजन इज ऑफ लोअर क्वालिटी देन दैट ऑफ द सिटसी किन्गी डिवीजन। तो यहाँ पे खेती थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सिटसी किन्गी डिवीजन। राइस इज अबंडेंटली प्रोड्यूस इन द प्लेन्स ऑफ दिस रीजन। लेकिन यहाँ पे धान का खेती बहुत होता है। नंबर सी में सुकियो डिवीजन। द सिग्निफिकेशन ऑफ दिस रीजन इज दैट द हाईलैंड्स वेयर राइस इज कल्टिवेटेड आर फिल्ड विथ वाटर इन आर्टिफिशियल वेज। सुकियो डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ का जो हाईलैंड एरिया है वहाँ पे राइस कल्टिवेशन होता है, लेकिन उस राइस कल्टिवेशन के लिए जो वाटर यूज होता है वो आर्टिफिशियल वेज से फिल किया जाता है। यानी कि धान का खेती तो होगा हाईलैंड एरिया में, लेकिन वहाँ जो पानी चाहिए वह नेचुरली एक्यूमुलेट नहीं होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल वेज के जरिए वाटर फिल किया जाता है ताकि राइस का खेती हो सके। नंबर डी में है टोकाई डिवीजन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोस्टल ओशन करंट द क्लाइमेट ऑफ दिस डिवीजन इज रिलेटिवली वार्म। तो टोकाई डिवीजन जो है वो कोस्टल रीजन में और कोस्टल ओशन करंट के चलते यहाँ पे अक्सर क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो वार्म रहता है। यार प्लेन एरियाज आर क्वाइट लिमिटेड। तो इस एरिया में प्लेन एरिया बहुत कम ही है। अबाउट 45% ऑफ फार्मिंग इज कॉन्फाइंड इन हाईलैंड्स। और यहाँ पे लगभग 45% जो फार्मिंग है वो कहाँ पे होता है, हाईलैंड में होता है। टी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस। उस हिली एरिया में टी और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं जो कि हाईलैंड एरिया है। एनिमल रेयरिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस। यहाँ पर भी एनिमल रेयरिंग किए जाते हैं। दिस डिवीजन इज सुइटेबल फॉर ऑरेंज प्रोडक्शन। और टोकाई डिवीजन स्पेशली इज फेमस फॉर व्हाट, ऑरेंज प्रोडक्शन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नंबर ई में दिया गया है वेस्ट कांटो डिवीजन। द डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज एलोवेबल प्लेन्स। तो वेस्ट कांटो डिवीजन में बहुत सारे प्लेन एरिया देखने मिलेंगे आपको जो कि एलोवेबल टाइप के हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन ट्वाइस इन ईयर। तो इस प्लेन में सालाना 2 बार खेती किया जाता है। 1/3 of total wheat production and almost entire barley production of Japan are done here। यानी कि जितना भी व्हीट प्रोडक्शन होता है जापान का उसमें से 1/3 प्रोड्यूस होता है वेस्ट कांटो डिवीजन में, और साथ ही इंटायर बार्ली जो प्रोड्यूस होता है जापान में वो सारा वेस्ट कांटो डिवीजन में ही प्रोड्यूस होता है। दिस डिवीजन इज फेमस फॉर मलबेरी ट्री। और यहाँ पे बहुत सारे मलबेरीज ट्रीज भी पाए जाते हैं। एफ में है टोसान डिवीजन। दिस रीजन इज हिली इन कैरेक्टर एंड देयरफॉर नॉट सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। टोसान डिवीजन जो है हिली एरिया है और ये कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द एरियाज आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ज़्यादातर एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है इसमें। स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस इज कल्टिवेटेड इन द नैरो वैलीज ऑफ दिस जोन। और कहीं कहीं पे नैरो वैलीज जो है वहाँ पे कुछ अमाउंट राइस के कल्टिवेट किए जाते हैं, लेकिन ये इंटायर एरिया अगर हम लोग बात करेंगे देन इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर एज मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय हिली एरिया along with forest। नंबर जी में है हाकुरिको डिवीजन। दिस डिवीजन में बी रिकॉग्नाइज एज द राइस प्रोड्यूसिंग रीजन। तो इसको हम लोग राइस प्रोड्यूसिंग रीजन भी मान सकते हैं। हियर द रेट ऑफ राइस प्रोडक्शन इज सफिशिएंटली हाई। यहाँ पे राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। दो द क्लाइमेट इज कूल, नियरली 45% ऑफ राइस इज प्रोड्यूस हियर ड्यूरिंग द विंटर। भले ही यहाँ का जो क्लाइमेट हो वो कूल है, लेकिन 45% ऑफ राइस जो कि जापान का है वो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। अब देखते हैं नंबर 2 फ्रंटियर जोन। द साउदर्न पार्ट ऑफ क्योशु आइलैंड एंड टोहोकु कंप्राइज दिस जोन। फ्रंटियर जोन जो है उसमें साउदर्न पार्ट ऑफ क्योशु आइलैंड और टोहोकु मिल के फ्रंटियर जोन बना है।
इन द साउदर्न पार्ट ऑफ क्योसू द फार्मलैंड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। क्योसू का जो साउदर्न पार्ट है इसमें जो खेती करने का जमीन है वो बहुत ही कम है। द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज ऑल्सो अंडर डेवलप। यहाँ का जो खेती करने का पैटर्न है, मेथड जो है वो भी क्या है, अंडर डेवलप है, अभी तक यहाँ का डेवलप नहीं हुआ है। हियर अबाउट 45% पीपल आर कल्टिवेटर्स। फ्रंटियर जोन का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 45% लोग कल्टिवेटर्स है, यानी कि फार्मर्स है। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटसेट्रा आर प्रोड्यूस इन दिस रीजन। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो फ्रूट कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है। ऑन द अदर हैंड टोहोकू सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ होन्सू आइलैंड इज़ वेरी कोल्ड रीजन। तो दूसरा साइड में अगर हम लोग देखेंगे टोहोकू जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ होन्सू आइलैंड में स्थित है वो बहुत ही कोल्ड रीजन है। इवन इन समर राइस इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरली राइज्ड हियर। इवन समर सीजन में भी यहाँ पे धान का खेती अच्छा नहीं होता है ज़्यादा ठंड होने के कारण। पेरिफेरल जोन द हाईलैंड्स ऑफ द साउदर्न चिकोकू एंड द कोस्टल एरियाज कंप्राइज दिस जोन। साउदर्न चिकोकू का हाईलैंड्स और कोस्टल एरियाज मिलके पेरिफेरल जोन बना है। यार फार्मलैंड्स आर लार्ज इन साइज बट नॉट डेवलप। यहाँ पे खेती करने का जमीन ज़्यादा तो है लेकिन डेवलप नहीं हुआ है। झूम कल्टीवेशन प्रीडोमिनेंट्स दिस जोन। यहाँ पे आपको ज़्यादातर झूम कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोगों ने सुना ही होगा। दिस जोन में भी सब डिवाइडेड अगेन इन 4 डिवीजन। द सेंट्रल पार्ट ऑफ क्योसू, सुनिन, साउदर्न पार्ट ऑफ चिकोकू एंड हिडा। तो पेरिफेरल जोन को भी फिर 4 भागों में भाग किया गया है, जैसे कि है क्योसू, फिर सुनिन, उसके बाद आता है साउदर्न पार्ट ऑफ चिकोकू एंड हिडा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ क्योसू इज़ वेरी रिसोर्सफुल। क्योसू का जो सेंट्रल पार्ट है उसमें बहुत सारे रिसोर्स आपको मिलेंगे। इन एडिशन टू राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मलबरी एटसेट्रा आर कल्टिवेटेड हियर। राइस के साथ साथ यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल और मलबेरी का भी खेती किया जाता है। द कोस्टल एरियाज ऑफ सुनिन इज़ नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सुनिन का जो कोस्टल एरियाज है वो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है। झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द हिली एरियाज ऑफ चिकोकू। और झूम कल्टीवेशन किया जाता है जो हिली एरियाज है चिकोकू का उसमें। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ हिडा आर माउंटेनियस। और हिडा का ज़्यादातर एरिया माउंटेनियस है। ऑफ कोर्स द एलोएबल वैलीज आर सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन। और कहीं कहीं पे जहाँ पे एलोएबल वैलीज है वो कल्टीवेशन के लिए सुइटेबल है। नंबर 4 में है होकाइडो जोन। द इचिकारी प्लेन इज़ द मेन एरियाज फॉर कल्टीवेशन इन दिस जोन। होकाइडो जोन में सबसे ज़्यादा खेती होने वाला जो एरिया है उसे कहते हैं इचिकारी प्लेन, तो इसको याद रखिएगा। द जोन एक्सपीरियंस एक्सेसिव कोल्ड एंड देयरफॉर ओनली 1 क्रॉप इज रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे ज़्यादा ठंड है इसलिए सालाना सिर्फ एक ही बार खेती किया जाता है। राइस इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ दिस जोन। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती किसका होता है, राइस का। ए लिटिल अमाउंट ऑफ पोटैटो इज ऑल्सो प्रोड्यूस। कहीं कहीं पे कम मात्रा में पोटैटो भी उगाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ हाईलैंड्स, कोल्ड क्लाइमेट एंड अनफर्टाइल सोइल द जोन इज नॉट सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे ज़्यादातर एरिया हाईलैंड से, क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड है और सोइल जो है वो अनफर्टाइल है, जिसके चलते ज़्यादा खेती यहाँ पे नहीं होता है। दिस जोन में ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू 3 डिवीजन, दैट इज वेस्टर्न होकाइडो, सेंट्रल होकाइडो एंड ईस्टर्न होकाइडो। और इस जोन को भी फिर से 3 भागों में भाग किया गया है, दैट इज वेस्टर्न होकाइडो, सेंट्रल होकाइडो एंड ईस्टर्न होकाइडो के नाम पर।